तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के रेट को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। जहाँ पर हमने कंसंट्रेशन की बात की थी, कंसंट्रेशन का रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है कंसंट्रेशन का। फिर फिजिकल स्टेट की हमने बात की थी। फिर बात की थी कि सरफेस एरिया क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी हमने पढ़ा कि सरफेस एरिया क्या है। अगर सरफेस एरिया कम है रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, और अगर सरफेस एरिया कम है, सॉरी सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सरफेस एरिया अगर कम है तो रिएक्शन का रेट भी कम है। जैसे कि हमने देखा एक वुडन ब्लॉक है, उसको जब हम जलाते हैं तो अगर जलाने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो अगर हम इसका सरफेस एरिया क्या कर दें, बढ़ा दें, इसको छोटे छोटे पीसेस में कर दें, या इसको छोटे छोटे बुरादे की फॉर्म में कर दें, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स कर दें, तो हमें यहाँ पर 10 मिनट से कम टाइम लगेगा, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। फिर बात की थी हमने टेम्परेचर की। टेम्परेचर हम जानते हैं, जिसे हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से समझा था कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। और हमने क्या पढ़ा था कि 10 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट में हमने पढ़ा था कि 10 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रिएक्शन का रेट डबल होता है और कुछ केसेस में ट्रिपल भी होता है। नेक्स्ट हमने कैटलिस्ट की बात की थी कि ये दो तरह के हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट, जिन्हें हम सिंपल कैटलिस्ट भी कहते हैं, ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करके। वहीं अगर हम नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करें बच्चों, तो इन्हें इनहिबिटर्स कहा जाता है। और ये जो नेगेटिव कैटलिस्ट हैं, या हम इनहिबिटर्स भी इन्हें कह सकते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा करके रिएक्शन के रेट को कम कर देते हैं। फिर हम रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में, जहां पर हमने देखा कि इस तरीके से जो पाथ फॉलो होता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए, वही क्या है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे हमने कहा ए से ए रिएक्टेंट है, उससे प्रोडक्ट ई बना। ए से प्रोडक्ट ई कैसे बना, पहले स्टेप में क्या हुआ होगा, ए से बी बना होगा, दूसरे स्टेप में बी से सी बना होगा, तीसरे स्टेप में सी से डी बना होगा, और फोर्थ स्टेप में डी से ई बना होगा। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स है यही क्या शो करता है, यही रिएक्शन का मैकेनिज्म के बारे में बताता है। और हमने एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस की थी बच्चों कि अगर हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए, तो वो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसको भी चेंज करता है। क्योंकि देखो जो भी हमारा क्या है कैटलिस्ट है, वो क्या कर रहा है, पाथ को चेंज कर दे रहा है ना, पाथ को चेंज कर रहा है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन रास्ता बदल जा रहा है। ठीक है, तो अगर पाथ चेंज हो रहा है तो मैकेनिज्म भी चेंज होगी। ठीक, तो इस वजह से जब हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो पाथ चेंज होने पर मैकेनिज्म भी डिफरेंट होती है। चलिए, फिर हमने कहा यही तो हमारी क्या है, ये जो अलग अलग स्टेप है यही क्या है, हमारी मैकेनिज्म है। फिर हमने कहा अगर ये स्टेप फास्ट है, ये भी फास्ट है, ये वाला स्टेप स्लो है, ये भी फास्ट है, जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, फिर हमने बात की थी बच्चों कि ये पूरी रिएक्शन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्यों हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक से ज्यादा स्टेप होते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा स्टेप होते हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरह की रिएक्शन, वो कौन सी थी, वो होती है एलिमेंट्री रिएक्शन। तो क्या ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, नहीं, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन हो, जिसमें एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है। ठीक है, अब ज्यादा अलग अलग स्टेप्स हैं, यानी कि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। वहीं एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप क्या होता है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन का स्टेप होता है। यानी कि ये वाला स्टेप, अगर हम बात करें स्टेप 3 की, जो कि हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि RDS है, ठीक, जिसकी वजह से, जिससे कि हम क्या करते हैं, रेट डिटरमाइन करते हैं, वो स्टेप। ठीक है तो क्या ये पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन अगर हम बात करें ये सिंगल स्टेप, तो ये क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो एक सिंगल स्टेप क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। जैसे ये ए वाला फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये सारे ही क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, चलिए इतनी बात हो चुकी थी। फिर हमने कहा कि ऑर्डर, रिएक्शन मैकेनिज्म से हम ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि हम क्या करते हैं, अलग अलग रिएक्शन में यहाँ पर अलग अलग ऑर्डर निकालना सीखते कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमने ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ा था। ठीक, फिर वहीं हमने बात की थी
कि कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स की बात की थी जिनसे हम डायरेक्टली ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन का। तो एक और मेथड यहाँ पर है जो कि है रिएक्शन मैकेनिज्म से, इसे इक्विलिब्रियम मेथड कहा जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया था जिसको मैंने आपको होमवर्क में दे दिया था। चलिए, तो स्टेप यहाँ पर पहला, ये मेन रिएक्शन हमारे पास, ये रही हमारे पास मेन रिएक्शन। तो इस मेथड में हमेशा आपके पास मैकेनिज्म दिया होगा। तो यहाँ पर देखो मैकेनिज्म दिया हुआ है, 2 स्टेप की रिएक्शन है ना, 2 स्टेप में इसका मैकेनिज्म हो रहा है। अब ये भी दिया हुआ है कि ये वाला स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है। यानी कि बच्चों यही क्या है हमारा आरडीएस, आरडीएस यानी कि ये क्या है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, इतना तो हमें पता है कि ये क्या हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसीलिए हमने यहाँ पर रेट भी लिख दी, रेट भी लिख दी। अब ऑर्डर सॉल्व करने का यहाँ पर 2 स्टेप होते हैं। ठीक है, अगर अगर बच्चों, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखो ऑर्डर डिटरमाइन करने के 2 स्टेप है। 2 स्टेप कब होंगे, जब हमारे पास जो हमने रेट लिखा है उसमें कोई इंटरमीडिएट होगा। अगर रेट में कोई इंटरमीडिएट नहीं है तब तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब हमने कहा ये वाला हमारा स्लो स्टेप है, तो इसके आधार पर हमने रेट लिख लिया कुछ इस तरीके से। रेट लिख लिया है, सिंपल रेट ऐसे ही लिखना था हमने। ठीक है, रेट लिख लिया, लेकिन अब हम कह रहे हैं क्या हमने ये रेट सही लिखा है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर ये रेट सही है तब तो इसका ऑर्डर हम इजीली निकाल सकते हैं। ये 1 है, ये 1 है, तो 1 + 1 ऑर्डर हो गया रिएक्शन का 2, इजीली ऑर्डर आ गया। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, ये पहले हमें पूरा रिएक्शन रेट को देखना पड़ता है। अगर इसमें कोई इंटरमीडिएट है तो हमें फिर इसका नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट है तो हमें इंटरमीडिएट को यहाँ से हटाना होगा, फिर हम ऑर्डर निकाल सकते हैं आसानी से। तो इंटरमीडिएट को हटाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट है कौन सा। इंटरमीडिएट का पता कैसा चलेगा, इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहला मेथड कि हम जो मेन रिएक्शन दी हुई है उसमें देखें, मेन रिएक्शन में कोई ऐसा स्टेप है जो मेन रिएक्शन में नहीं है, जो रेट में है और मेन रिएक्शन में नहीं है, यानी कि वही हमारा इंटरमीडिएट है। दूसरी चीज, मैकेनिज्म में जो कैंसिल आउट हो रहा होगा वही हमारा क्या है बच्चों, वही हमारा इंटरमीडिएट है। तो चेक करते हैं, देखो 2O3 प्लस गिव्स 3O2, O3 यहाँ है, O यहाँ पर नहीं है, यानी कि यही O क्या होगा यहाँ पर, इंटरमीडिएट होगा। दूसरे मेथड से चेक कर लेते हैं कि कैंसिल आउट जो होगा, देखो कैंसिल आउट क्या हो रहा है, यहाँ पर O है, यहाँ पर O है, तो O क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि O क्या है हमारा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट पहचानना आ गया कि इंटरमीडिएट कैसे पहचानेंगे। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। ये था फर्स्ट स्टेप, इतना नोट करो, फिर सेकंड स्टेप लिखते हैं और आगे सॉल्व करते हैं इसको। चलिए सेकंड स्टेप लिखते हैं। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया बच्चों, इफ rate law includes any intermediate, then we have to find it and eliminate it। तो हमें क्या करना होगा, उसको ढूंढ करके उसको क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। कैसे, बाय यूजिंग इक्वेशन डेटा। तो इक्वेशन डेटा, ठीक है, इक्वेशन डेटा से हमें क्या करना है, उसे ढूंढ करके इक्वेशन डेटा से तो क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया था कि O क्या है हमारा, इंटरमीडिएट है। ठीक है, चलो तो इसको लिख लेंगे, O क्या है हमारा इंटरमीडिएट है। अब बात करते हैं सेकंड, जो हमारे पास दूसरा स्टेप दिया हुआ है।
अगर हम दूसरा स्टेप देखें तो ये दिया हुआ है हमें O3, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिखते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों क्या हम O की वैल्यू निकाल सकते हैं? देखो O की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। O की वैल्यू ये हमने निकाल दी है O2 की, सॉरी O की वैल्यू। अब अगर हम इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, ये वाली इक्वेशन है हमारी इक्वेशन 2, तो आपको क्या दिख रहा है? देखो इक्वेशन 1 से हमको क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट क्या करेंगे? अगर हमें से कोई वैल्यू पता हो, उसकी वैल्यू रख देंगे, है ना, ये अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो चल यहाँ पर ये जो O हमने अभी फाइंड किया, इस O की वैल्यू हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपको लिखना है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 2 पर आप इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट करेंगे। चलिए, तो इतना नोट कीजिए, फिर इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट करते हैं, फिर जो है ऑर्डर हम इजीली फाइंड कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। इस वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन है बच्चों रेट इक्वल्स K2 इंटू K1, ठीक है। O3 है एक और O3 आ गया, तो O3 हो गए 2, और क्या है यहाँ पर, एक है यहाँ पर O, तो O2 आ गया ऊपर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू K2/K1 को हम K लिख सकते हैं सिंपल। अब हो गया ये O3 O2 की पावर माइनस, यहाँ पर ऑर्डर लिख सकते हैं हम, ऑर्डर इक्वल्स टू -1, ये क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या क्या हमने सिंपली, देखो हमने क्या किया, रेट हमें गिवन था, रेट हमने निकाल लिया था, ये रेट था, ठीक है, जिसको हम इक्वेशन 1 बोल रहे थे। फिर दोबारा जो हमने K2 की वैल्यू निकाली, वो क्या निकाली थी हमने, ऑक्सीजन की वैल्यू हमने निकाली, ये हमने ऑक्सीजन की वैल्यू निकाली जिसको हमने इक्वेशन 2 कहा। हमने सिंपली इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर लिया, तो ये हमारी रिएक्शन, ये हमारी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। K1 यहाँ पर पहले से था, K2 आ गया, O3 क्या था, एक था, एक और आ गया, इसलिए क्या हो गया, ये स्क्वायर कर लिया हमने इसका, और O2 नीचे था तो इसको ऊपर ले आए तो -1 कर लिया, सिंपल। तो इस तरीके से रिएक्शन का ऑर्डर हमने फाइंड कर लिया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हो तो आप रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड कर, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे एक और, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर वो क्वेश्चन देखते हैं, फिर वो क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, ऑर्डर निकालना है, रिएक्शन दी हुई है 2NO प्लस Br2 गिव्स 2NO Br, ठीक। यहाँ पर मैकेनिज्म दिया हुआ है आपको, फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है, सेकेंड स्टेप दिया हुआ है, ठीक।
कहा हुआ है ये है हमारा फास्ट स्टेप और ये है हमारा स्लो स्टेप। यहाँ पर एक और चीज गिवन है, तो यहाँ पर ऑर्डर आपको फाइंड करना है, ये जो रिएक्शन दी हुई है। अच्छा एक और चीज है कि ये तो आपको अब पता चल गया होगा के सी क्या होता है, के ऑफ फॉरवर्ड अपॉन के ऑफ बैकवर्ड। क्या हो गया ये K1/K2, सिंपल। ठीक, चलिए तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है आपको पता चल गया होगा अभी तक कि कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से आप रेट डिटरमाइन कीजिए, फिर चेक कीजिए क्या उसमें कोई इंटरमीडिएट है। ठीक है, इंटरमीडिएट अगर आपको मिलता है तो आपको इंटरमीडिएट को एलिमिनेट करना है। तो आपको देखना है कि इंटरमीडिएट को आपको कैसे एलिमिनेट करना है। सिंपल, इंटरमीडिएट को एलिमिनेट करने के बाद आप रिएक्शन का ऑर्डर आराम से निकाल सकते हैं। चलिए तो एक बार ट्राई कीजिए यहाँ पर। चलिए तो चलो पहले फर्स्ट स्टेप का रेट लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप का नहीं, हम देखेंगे ये है हमारा स्लो स्टेप, यानी कि यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो रेट लिखेंगे बच्चों NO। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करना है कौन सा है जो इंटरमीडिएट, यानी कि जो इंटरमीडिएट है। ठीक है, वो कैसे देखेंगे, हमें देख लेना है मेन रिएक्शन। मेन रिएक्शन में इनमें से जो नहीं होगा वही इंटरमीडिएट होगा। तो मेन रिएक्शन में देखो ये वाला नहीं है, ये क्या है, इंटरमीडिएट। अगर हम सेकंड मेथड से देखें कि मैकेनिज्म में जो कट रहा है, स्टेप्स में जो कट रहा है, देखो इधर से NOBr2 कट रहा है, इधर भी NOBr2 कट रहा है ना, कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, यानी कि ये क्या हमारा इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट है तो इसको हटाया कैसे जाए, कि वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो पहले इस स्टेप का रेट लिख लेते हैं। तो इसको हम सिंपली कैसे लिखेंगे, K1/K2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, NOBr2 अपॉन NO और Br2। तो सिंपल हम NOBr2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर से NOBr2 की वैल्यू क्या आएगी, ये सब चला जाएगा ऊपर इसके साथ, ये हो जाएगा K1/K2 मल्टीप्लाई बाय NOBr2। सिंपली ये वाली वैल्यू हमें इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है, ये वाली वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है। चलो ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया अब वो वैल्यू क्या थी, वो थी K1/K2 NOBr2। अब NO ये भी है, एक NO ये भी है, तो क्या हो गया NO 2 और हो गया Br1। सिंपल, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लिख सकते हैं कि ओवरऑल के, है ना, ओवरऑल के किसके बराबर है, K3 इंटू K1/K2 के। सिंपल, चलो K लिख सकते हैं, ये हो गया NO और ये हो गया Br2। तो ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं हम रिएक्शन का, इजीली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 2+1, यानी कि ये हो गया 3। ठीक है, 3 क्या हो गया, हमारा रिएक्शन का ऑर्डर हो गया। सिंपल, इजी था, है ना, हमने सिंपल से स्टेप्स फॉलो किए। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो सिंपली हम रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आते तो नहीं है एग्जाम में, आ भी सकते हैं, हो सकता है इस तरीके से आपको रिएक्शन दी गई हो और आपको क्या निकालना है, सिंपली इसमें ऑर्डर निकालना है, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। अच्छा एक और बात कर लेते हैं, मैक्सिमम के बारे में आपने सुना होगा। तो जितने नंबर, अगर हमारी कोई रिएक्शन है उसमें जितने स्टेप है उतने ही मैक्सिमम होंगे। ठीक है, जैसे एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे ए से कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसका पहला स्टेप है ए से बी बना, उसका दूसरा स्टेप है बी से सी बना और उसका तीसरा स्टेप है सी से डी बना। ठीक है, ये क्या है इसका
तीसरा स्टेप, यानी कि कोई रिएक्शन है ए से बी बन रही है। अब हम कह रहे हैं ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है? एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम मान रहे हैं ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिस पर ये वाला स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है। तो यानी कि बच्चों ये फास्ट स्टेप होगा और ये भी क्या होगा? फास्ट स्टेप होगा। ठीक, चलो तो अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे ड्रॉ? अब देखो इसमें क्या होता है, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, ठीक है, इधर तो हमारी एनर्जी होती है। अगर हम मान लेते हैं यह है ER यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी, ठीक है, तो ये एक एंडोथर्मिक ग्राफ है। तो एंडोथर्मिक में एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है या प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है? देखो एंडोथर्मिक में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि अगर रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पर है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कुछ यहाँ पर होगी। ठीक, लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये 3 स्टेप भी तो है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो तीनों स्टेप है इनमें सबसे स्लो स्टेप ये है। अब फास्ट और स्लो में क्या होता है बच्चों? जो स्टेप स्लो होता है उसकी स्लो स्टेप एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, फास्ट स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो इसका ये है K1, ये है K2, ये है K3। अब हम कह रहे हैं कि K3 इज ग्रेटर देन K2। K3 क्या है? ज्यादा फास्ट है K2 से, और सबसे सॉरी इज ग्रेटर देन K1। अगर हम कह रहे हैं कि K3 जो है K1 से ज्यादा है, ग्रेटर है, तो देखो K2 तो सबसे लास्ट में ही होगा क्योंकि वो स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है, वो क्या है? स्लोएस्ट स्टेप, यानी कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी तो सबसे ज्यादा होगी, ठीक, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम होगी। तो इस तरीके से बनेगा। देखो यहाँ पर है रिएक्टेंट A, ये बना A से B, ठीक है, फिर बना B से C, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है C, बस C से बना हमारा प्रोडक्ट D। ठीक, इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये तो हमारी क्या है? पहली एक्टिवेशन एनर्जी, ये है हमारी सेकंड एक्टिवेशन एनर्जी, और ये है हमारी थर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी और ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी में अगर हम देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? K1 की। तो K1 की ही एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है, ठीक। और अगर हम बात करें इसकी और K2 की, तो K2 की एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो क्या हमारा सबसे ज्यादा स्लोएस्ट स्टेप है। तो K2 की एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी का टॉपिक तो हम अलग से पढ़ चुके हैं पहले भी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमा, इसे कहा जाता है बच्चों मैक्सिमा। अब यहाँ पर 3 मैक्सिमा है। कितने हैं? 3 मैक्सिमा है। तो कभी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक रिएक्शन है जिसमें 4 स्टेप है, तो यहाँ पर आप मैक्सिमा बताइए कितना मैक्सिमा है। तो 4 स्टेप यानी कि 4 मैक्सिमा। अगर आपको दिया हुआ है कि 4 मैक्सिमा है, स्टेप बताइए, तो स्टेप होंगे 4। 4 मैक्सिमा यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैक्सिमा, किसके बराबर है? मैक्सिमा के बराबर है, ठीक है। तो आपको ग्राफ देखना आना चाहिए, किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, ठीक। एंडोथर्मिक ग्राफ है या एक्सोथर्मिक ग्राफ, ठीक है बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहीं पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। तो अब हम केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है इसके हर एक टॉपिक को हमने डिस्कस किया है। सारे टॉपिक से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं चैप्टर के टॉपिक के साथ साथ। तो लगभग जितने टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं और जितने भी टॉपिक्स चैप्टर में सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।